US वीज़ा, आई मीन लाइक वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग वीज़ाज इफ़ यू गेट इट। सो मैं अभी यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि कैसे आप ये जो US वीज़ा का फॉर्म है वो भर सकते हैं, और भर के आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। बिकॉज दिस इज़ समथिंग कि ये फॉर्म जितने भी जने हैं, मतलब जिन लोगों को भी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा अप्लाई करना है, अपार्ट फ्रॉम सम एक्सेप्शनल केसेस, B1 B2 हो, F1 हो, या फिर कोई टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा हो, कुछ भी हो विच इज़ अ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, तो आप उसके लिए DS-160 फॉर्म भरते हैं। और DS-160 फॉर्म भरने के लिए सिंपल सा है, आप सबसे पहले गूगल पे जाएं और वहाँ पे लिखे US वीज़ा DS-160। ठीक है, मैं यहाँ पर आ गया US वीज़ा DS-160 पे। मैंने ये जो फर्स्ट लिंक आया था उस पर क्लिक कर दिया। मैं ये लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। सो नाउ बिकॉज आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं आप लोगों को इंडिया के हिसाब से डिटेल्स बताऊंगा। एनीबडी हु इज़ लिविंग आउटसाइड इंडिया एंड हु अंडरस्टैंड्स माई लैंग्वेज विच इज़ इंग्लिश और हिंदी, तो उनको ये समझ में आ जाएगा। तो जैसे इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मेरा जो है मुंबई है, तो इंडिया मुंबई आई हैव सेलेक्टेड। मैं बताऊँ तो जब अब भी हम नई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हम स्टार्ट एन एप्लीकेशन में जाएंगे। जब भी हम पुरानी एप्लीकेशन को रिट्रीव करके उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, टिल द टाइम वी हैव फाइनली सबमिटेड इट, तब तक हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो वो रिट्रीव करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे। तो अभी हम स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे जाते हैं। अब हम स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे गए, ठीक है। अब मेक श्योर करें, जैसे आज मैं ये 20 अगस्त को भर रहा हूँ, तो मेक श्योर करें कि आप ये जो एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है यहाँ पे, योर एप्लीकेशन आईडी, आप इसे सेव कर लें। क्योंकि अगर आप इसे सेव नहीं करेंगे, दिस इज़ समथिंग विच यू नीड फॉर द रेफरेंस अगेन एंड अगेन। जब आपका फॉर्म एग्जिट हो जाता है तो आपको बार बार उसको इन्फॉर्मेशन को भरने के लिए ना इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप मेक श्योर करें कि आप जब भी ये कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे, ये जैसे इसका एप्लीकेशन आईडी हो गया, ये आपका एप्लीकेशन आईडी आप लेके यूज़ कर सकें बेसिकली, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन आईडी जो है, इस एप्लीकेशन आईडी के बेसिस पे हम जो है फर्दर इन्फॉर्मेशन को लेके आगे बढ़ेंगे। सो आई एग्री विद दिस इन्फॉर्मेशन, जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ है। रीड करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो यू कैन जस्ट मूव अहेड। हमारे से सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका हमें आंसर देना है। तो फॉर एग्जांपल तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ व्हाट इज़ योर मदर्स नेम। सो हम ले लेते हैं मदर्स नेम में, सो पर्सनल इन्फॉर्मेशन 1। इसके अंदर बहुत सिंपल सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देनी है कि सरनेम क्या है। तो सरनेम एग्जैक्टली वही डालें जो आपके पासपोर्ट में है, गिवन नेम भी वही डालें जो एग्जैक्टली आपके पासपोर्ट में है। डोंट मेक दैट मिस्टेक कि आपके पासपोर्ट में कुछ और है, यहाँ पे आप स्पेसिंग भी अलग कर रहे हैं, कहीं पे गलत स्पेस दे रहे हैं। अगर आपके पासपोर्ट के अंदर आपका और आपके हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है, आपके आपके पापा का नाम लिखा हुआ है गिवन नेम में, तो वो दोनों चीज़ें जो भी लिखी हुई है वो यहाँ पे एग्जैक्टली डालें, ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है, हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम्स दैट इज मेडन और रिलीजियस अलियास, तो द आंसर इज़ नो। फुल नेम इन नेटिव अल्फ़ाबेट ये एप्लीकेबल नहीं होता है, तो द आंसर इज़ नो। डू यू हैव अ टेली कोड दैट रिप्रेजेंट्स योर नेम, इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, सो आई पुट नो। सेक्स इज मेल, मैरिड, कॉमन लॉ मैरिज, सिविल यूनियन और वट एवर इट इज़, जैसा भी आपका स्टेटस है आप उस तरीके से डाल सकते हैं। रवि का स्टेटस यहाँ पे सिंगल है तो मैंने सिंगल डाल दिया। उनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने 1 जनवरी 1994 डाल दी। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप वो डाल दें। सिटी मुंबई डाल दी जहाँ पे वो बॉर्न है, महाराष्ट्र स्टेट हो गया, एंड कंट्री इंडिया हो गई। नाउ मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट पे। नेशनलिटी अदर देन द वन इंडिकेटेड अबव, अगर कोई है तो यस करके वो नेशनलिटी प्रोवाइड करें, अगर नहीं है तो सिंपली नो डालें। आर यू अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री अदर देन द नेशनलिटी विच यू आर इंडिकेटेड अबव, उसमें भी अगर है तो यस करके जो डिटेल्स हैं वो फिल करें, नहीं है तो नो डालें। मेरे केस में नो थी तो नो डाल दी यहाँ पे। नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर में आप इंडिया से हैं तो आप आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं, विच इज़ नॉट टेक्निकली है नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर बट वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए 111122222333 करके मैंने ये डाल दिया, ठीक है। नहीं अप्लाई करना चाहे तो डज नॉट अप्लाई करके कर सकते हैं। यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। टैक्स पेयर आईडी नंबर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है यूजुअली फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो नहीं डलेगा, डज नॉट अप्लाई पे सिंपली क्लिक कर दें। देन यू मूव टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपसे ट्रैवल इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, उसमें सबसे पहली चीज़ पूछी गई है पर्पस ऑफ विजिट। तो आपका पर्पस क्या है। इस केस में यहाँ पे ये
टूरिज़्म के पर्पज़ से जा रहे हैं तो मैंने टेम्परेरी बिजनेस और प्लेजर वीज़ा जो है बी वो सेलेक्ट कर लिया कैटेगरी में। स्पेसिफाई करें वेदर यू वांट टू गो फॉर B1 B2 और B1/B2। सी इसमें कंफ्यूज होने का कुछ भी नहीं है। आप B1 B2 अप्लाई करेंगे तो अगर आपका अप्रूव होगा तो B1 B2 मिलेगा, अगर आप B1 अप्लाई करेंगे अप्रूव होगा तो भी B1 B2 मिलेगा, और अगर B2 अप्लाई करेंगे तो भी B1 B2 मिलेगा। इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, एक्सेप्शंस हर जगह पे होते हैं, ठीक है। पर 99% आप कोई सा भी वीज़ा अप्लाई करें आपको B1 B2 ही मिलता है बी कैटेगरी के अंदर, अगर अप्रूव होता है तो। व्हेन यू वुड बी ओनली पुटिंग B1, आपको मालूम है आप स्पेसिफिकली बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए या किसी बिजनेस मीट के लिए जा रहे हैं, तो कीप द इंटेंट वेरी क्लियर ना। वाई यू वॉन्ट टू शो कि मैं B1 B2 में जा रहा हूँ या किसी और तरीके से जा रहा हूँ, सीधा सिंपल लिखिए B1 में मेरी इंटेंट है कॉन्फ्रेंस अटेंड करने की या बिजनेस का पर्पस है। आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं स्पेसिफिकली तो देन पुट मेडिकल ट्रीटमेंट B2। वाई यू वॉन्ट टू गो फॉर B1 B2 वेयर इट इज़ रिटन बिजनेस और टेम्परेरी और टूरिज्म। गिव अ क्लियर इंटेंट वॉट यू वॉन्ट। In this case, this guy is going for tourism. I could have selected B2, which is also okay. I could select B1 B2, which is also okay. In this case, I am just selecting B1 B2, which is okay. No problem at all. अब आपके पास अगर स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान है तो आप येस करके स्पेसिफिक डेट्स बता दें, कितने दिन रुकने वाले हैं, कब इन एंड आउट होंगे, वो सब डिटेल्स डालें। जैसे यहाँ पे नहीं है स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान तो हमने नो डाला। अच्छा, इट डजेंट मैटर कि आपका कोई स्पेसिफिक प्लान होगा तभी आपको वीज़ा मिलेगा, अगर स्पेसिफिक प्लान नहीं है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। आपका जैसा भी इंटेंट है आप वो क्लैरिफाई करें। हो सकता है कई बार आप जाना चाहते हैं लेकिन आपको अभी डेट्स नहीं पता हैं, तो आप उस तरह से डालें, क्योंकि अपॉइंटमेंट की डेट्स भी आगे पीछे मिलती हैं। तो आप अगर स्पेसिफिक प्लान बना के चल रहे हैं लेकिन उस पर डेट्स नहीं आ रही हैं अपॉइंटमेंट की, तो आप क्या करेंगे इस केस में? यहाँ पे इंटेंडेड ट्रैवल डेट मांगी गई है तो मैंने 1 अक्टूबर 2025 डाल दिया। 10 डेज़ का स्टे है, आपका डेज़ है, वीक्स है, मंथ्स है, ईयर्स है, 24 आवर्स लेस है, तो वो आप उस तरीके से डालें। एड्रेस में आप मैं कहाँ रहने वाला हूँ, ABC जिस भी होटल में या हॉस्टल या जो भी मैंने बुक करा है उसका एड्रेस डाल दूंगा, या रिलेटिव के रुक रहा हूँ तो उसका डाल दूंगा इन दिस केस। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है कि जो भी होटल इवन अपने इंटेंडेड स्टे के लिए बुक कर रहे हैं वो बुक करें जो आपके बजट को सूट करता हो। लेट्स से अगर आपका बजट दिन का $300 का है और आप $500 की सिर्फ होटल बुक कर रहे हैं, देयर इज अ मिसमैच इन इट। इतना डिटेल में कोई जा नहीं रहा होता, बट कीप द डिटेल करेक्ट ना, टू द इंटेंशन व्हाट यू आर एग्जैक्टली गोइंग टू डू। स्ट्रीट में लाइन में ABC डाल दिया, वापस से सिटी न्यूयॉर्क, स्टेट न्यूयॉर्क, जिप कोड जो भी न्यूयॉर्क का था वो डाल दिया। अगेन यहाँ पे कौन पे कर रहा है? आप पे कर रहे हैं, आपके लिए कोई और पैसे पे कर रहा है, आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर दे रहे हैं, एम्प्लॉयर इन द US आपके लिए पे कर रहे हैं, या कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी डिटेल है वो आप फिल कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे नॉट वेरी डिफिकल्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नाउ इन दिस फॉर्म हमसे बहुत सिंपल सी इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, हमें अपने ट्रैवल कंपेनियंस के बारे में बताना है। सी अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपनी फैमिली की डिटेल्स डालें, अगर आप किसी फ्रेंड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनकी डिटेल्स डालें। सो फॉर एग्जांपल आई एम गोना शो इट टू यू हियर। मैंने यहाँ पे आर देयर अदर पर्सन्स ट्रैवलिंग विथ यू, मैंने येस सेलेक्ट किया। आर यू ट्रैवलिंग एज पार्ट ऑफ अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी ऑर्गेनाइज ग्रुप का पार्ट हैं, टूर का पार्ट हैं, तो आप वहाँ पे येस करके उनकी डिटेल्स डालें। अगर नहीं है तो नो करके आप डिटेल डालें जो जिसके साथ भी आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल इन दिस सिनेरियो लेट्स से रवि ट्रैवल कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, तो रवि की वाइफ का नाम है सरनेम आया पहले उनका शंकर, जो भी उनके पासपोर्ट में, अगर कुछ और है तो दैट अदर नेम। फिर उसके बाद पूछा गया है उनका खुद का नाम, तो आप डाल दीजिए रवि वाइफ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। एंड रिलेशनशिप जो है वो स्पॉज हो जाएगा। ना यहाँ पे जो रिलेशनशिप पूछा जा रहा है विद द पर्सन, पर्सन कौन है? रवि, उनके साथ इनका क्या रिलेशनशिप है। अब जब हमने दूसरा सेलेक्ट किया, हम ले रहे हैं कि रवि का कोई हाइपोथेटिकली एक सन है जो भी साथ में ट्रैवल कर रहा है। पासपोर्ट में जो भी डिटेल्स हैं वही डालें, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, गलती नहीं करें यहाँ पे। गिवन नेम ऑफ द पर्सन ट्रैवलिंग विथ यू, जैसे रवि सन डाल दिया यहाँ पे। रिलेशनशिप जो है वो हम हमेशा यहाँ पे देखते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव जिसके से हम फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ पे हम रवि के पर्सपेक्टिव से फॉर्म भर रहे हैं, तो रवि का अपने सन के साथ क्या रिलेशनशिप है। सो रिलेशनशिप टू द पर्सन हमेशा हम उसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं जिसका फॉर्म भरा जा रहा है। इस केस के अंदर रवि है, रवि के का क्या रिलेशनशिप है, तो रवि के लिए ये पर्सन क्या है? चाइल्ड है उनके, द पर्सन ही इज द चाइल्ड ऑफ रवि। अब अगर हम यहाँ पे सिंपली यस करते हैं, आर यू ट्रैवलिंग एज पार्ट ऑफ अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, हमने बात कर ली है ऑलरेडी
फैमिली या रिलेटिव या फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करने की, उस ग्रुप का सिंपली आप यहाँ पे नाम डाल सकते हैं। लेट्स से आप ABC टूर के साथ जा रहे हैं, बात खत्म हो गई, सिंपल। अगर नहीं है तो नो करेंगे और फिर हम आगे रिलेटिव्स की डिटेल डालेंगे। और अगर हमारे साथ कोई भी ट्रैवल नहीं कर रहा है तो सिंपली नो करेंगे, and there are no further questions in this thing, and then we move ahead. Now we are on the next tab, which is passport information. बहुत सिंपल सी है। आपका पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट किस टाइप का है? रेगुलर है, ऑफिशियल है, डिप्लोमेटिक है, या किसी और तरह का है, तो प्लीज़ आप वो मेंशन करें। इन दिस सिनेरियो रविशंकर का जो पासपोर्ट है वो रेगुलर है, तो मैंने रेगुलर सेलेक्ट कर लिया। पासपोर्ट का नंबर मैंने एजुकेशनल पर्पसेस के लिए जो भी मुझे ठीक लगा वो मैंने डाल दिया। पासपोर्ट बुक नंबर यूजुअली इंडिया में नहीं होता है, तो मैंने नहीं डाला है, इसलिए मैंने डज़ नॉट अप्लाई पे क्लिक करा है। अगर आपके पास है तो आप प्लीज़ डाल दें, आपके पासपोर्ट बुक में लिखा होना चाहिए, ठीक है। इशूइंग अथॉरिटी इंडिया है, इन दिस केस सिटी दिल्ली है जिसने मेरे को पासपोर्ट इशू करके दिया है। स्टेट जो है वो दिल्ली है क्योंकि यूनियन टेरिटरी भी दिल्ली है, एंड कंट्री इंडिया है तो इंडिया है। इशुएंस डेट मैंने डाल दिया 1 जनवरी 2024 टू 31 दिसंबर 2023। एंड मेक श्योर करें, देखिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन लिखी है। सी, इन मोस्ट केसेज योर पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 6 months ऑफ वैलिडिटी बियॉन्ड द डेट ऑफ योर वीज़ा एप्लीकेशन और योर अराइवल इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सो मेक श्योर करें कि आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी एटलीस्ट 6 months है। हैव यू एवर लॉस्ट अ पासपोर्ट और हैड अ स्टोलन पासपोर्ट? प्लीज़ बाय ऑल मीन्स, अगर आपके पास इस बारे में डिटेल्स हैं तो आप प्रोवाइड कराएं। अगर नहीं है तो अच्छी बात है कि आपका पासपोर्ट कभी नहीं खोया है, रविशंकर का नहीं खोया है, तो हम नो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट टैब में। आफ्टर गिविंग आवर पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन एंड अदर डिटेल्स, यूएस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि कोई रिलेटिव है वहाँ पे, स्पॉज है, फ्रेंड है, बिजनेस एसोसिएट है, एम्प्लॉयर है, स्कूल ऑफिशियल है, अदर्स है, वॉट एवर द डिटेल्स जो आप यूएस के अंदर जहाँ जा रहे हैं जिनसे आपका कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो। तो अगर आपका कोई है तो आप रिलेटिव सेलेक्ट करके उनकी डिटेल्स फिल कर दें, स्पॉज हैं उनकी डिटेल्स फिल कर दें, फ्रेंड्स हैं उनकी डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। इन केस ऑफ रवि, रवि सिंगल थे, रवि अकेले जा रहे हैं तो रवि का अदर्स मिल गया हमने। अदर्स में यहाँ ऑर्गेनाइजेशन नेम के अंदर हम मैरियट होटल डाल रहे हैं, लेट्स से। अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, ये इन्फॉर्मेशन हमने पहले भी डाली थी कि यूएस में हम कहाँ जाके इंटेंडेड जो स्टे था हमारा वो हम कहाँ करने वाले हैं। अगेन फिल द डिटेल्स एज पर योर बजट, क्योंकि अगर आपका बजट हॉस्टल का है और आप 7 स्टार होटल की डिटेल्स डाल रहे हैं, मिसमैच रहता है। कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, इफ़ एवरी इन्फॉर्मेशन इज इन रेजोनेंस विद द अदर इन्फॉर्मेशन, इट ऑलवेज वर्क्स इन योर फेवर। ऐसा नहीं है कि वन थिंग इज वर्किंग इन आइसोलेशन विद अनदर। आप कह रहे हैं $100 का बजट है और $500 की होटल बुक कर रहे हैं, नॉट गोइंग टू वर्क इन योर फेवर। ओके, सो मैंने यहाँ पे मैरियट होटल ले लिया फॉर एग्जांपल। रिलेशनशिप टू यू इज अदर, ऑब्वियसली दैट्स अ होटल, एंड होटल का ABC स्ट्रीट डाल दिया, ABC यहाँ पे ये डाल दिया, सिटी न्यूयॉर्क, स्टेट न्यूयॉर्क, जिप कोड 07008, फ़ोन नंबर उन होटल का जो था वो डाल दिया, ईमेल एड्रेस है तो वो भी डाल सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट फैमिली में। अब हम आ गए हैं इस पेज पे, फैमिली इंफॉर्मेशन रिलेटिव्स की। इसके अंदर हमें अपना बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए रविशंकर के फादर का नाम है श्री शंकर, तो शंकर डाल दिया यहाँ पे, उनका गिवन नेम श्री डाल दिया, एंड डेट ऑफ बर्थ उनका 1 जन 1970 डाल दिया। इज योर फादर इन द यूएस? यस तो यस, नो तो नो। मदर नेम डाल देते हैं शंकर, गिवन नेम में एज पर रवि मॉम, डेट ऑफ बर्थ 1 Feb 1962। If your mother is in the US, please put yes. If no, then put no. Do you have any immediate relative, not including your parents, in the United States? So apart from your parents, anybody who is your relative, you have to put yes there, not for friends or anything, but your relatives. Now, immediate relative means fiance, fiance, spouse, husband, wife, child, son, daughter और siblings, brother, sister. इनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स की बात नहीं हो रही है। डू यू हैव एनी इमीजिएट रिलेटिव्स, नॉट फ्रेंड्स? नहीं है तो नो डालेंगे, एंड वी विल मूव फॉरवर्ड।
Now, the next step is about present work, education and training information. So, रवि शंकर का मान लेते हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो है वो है बिजनेस. ओके, बिजनेस जब डाला है तो प्राइमरी एम्प्लॉयर या प्रेजेंट एम्प्लॉयर रवि वो फुली मस्ट बी सेल्फ एम्प्लॉयड, और अगर रवि की कोई कंपनी का नाम है तो रवि एंड एसोसिएट्स करके वो कंपनी का नाम यहाँ डाल देंगे. उसका जो भी एड्रेस है एक्स वाई जी मुंबई के अंदर वो डाल देंगे. अगर आपका सेल्फ एम्प्लॉयड ना हो गया, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आप उस कंपनी का नाम डाल के और उसकी डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं. एंड अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस भी फील्ड में आप आ रहे हैं. हो सकता है आप जो हैं वो सोशल साइंस में हैं, कम्युनिकेशंस में हैं, तो जो भी डिटेल्स होगी आपके एम्प्लॉयर की वो यहाँ पर आ जाएगी. स्टेट हो गया महाराष्ट्र, जिप कोड मैंने डाल दिया 40000. मतलब अगर कंपनी आपकी खुद की है और वहाँ का नंबर है तो वो ये डाल सकते हैं आप, और अगर एम्प्लॉयर का है तो एम्प्लॉयर का डिटेल डाल सकते हैं. स्टार्ट डेट कब से है, मान लीजिए 1 Jan 2020 से आप यहाँ काम कर रहे हैं. मंथली इनकम इन लोकल करेंसी इफ़ एम्प्लॉयड डज नॉट अप्लाई. सी नाउ यहाँ पे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं होता है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या खुद का बिजनेस है तो आप अपनी इनकम कैसे डालें. क्योंकि हो सकता है आपके बिजनेस में आपकी इनकम जो है वो किसी महीने मान लीजिए ₹1,00,000 आती है, और किसी महीने 2 लाख आती है, और किसी महीने 3 लाख आती है. सो नाउ यू वुड नॉट बी एबल टू से व्हाट इज़ योर मंथली इनकम इन लोकल करेंसी. तो हम क्या करते हैं उस सिनेरियो में, आप अपना ITR ले सकते हैं. ITR के अंदर जो भी आप अपनी इनकम शो कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर अर्निंग ईयरली. सो लेट्स से अगर आपने ईयरली 20 लाख रुपीज़ कमाया या 24 लाख रुपीज़ फॉर ईजियर कैलकुलेशन पर्पस, 24 लाख रुपीज़ कमाया, तो यू डिवाइडेड बाई 12 एंड दैट्स योर 2 लाख रुपीज़ वुड बी योर monthly income. Not necessarily if you are employed or not. Don't put here does not apply. It applies to you also even if you are self-employed or you are owning a business. Put whatever you are earning as the income, divided it by 12, and that will be your monthly income. As simple as that. So let's say new year has started. This is 2025, and in our financial year, April, May, June, July, now it is August. So 1 2 3 4 5 months, एंड 5 मंथ्स के अंदर आपने अगर 10 लाख रुपए कमाए तो 2 लाख रुपीज़ पर मंथ डिवाइडेड बाई करके यहाँ पे आप डाल सकते हैं. ब्रीफली डिस्क्राइब योर ड्यूटीज. नाउ हियर इज योर चांस to really shine out. How you gonna shine out here is basically try to give information very briefly about what do you do. Basically, they are interested in knowing what you are doing in your own country. तो आप अपनी अगर ड्यूटीज़ उन्हें एक्सप्लेन करोगे ब्रीफली, यू डोंट नीड टू राइट essays and passages about what do you do, unless you can really explain it also at the same time when you go for interview. A small description जो कि आपके डेली ड्यूटीज़ के बारे में बताता है. फॉर एग्जांपल रवि एंड एसोसिएट जो हैं वो हम ले लेते हैं एग्जांपल है, उनका ट्रेडिंग का बिजनेस है. एंड व्हाट डू दे ट्रेड इन, लेट्स से, तो वो ट्रेड करते हैं कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स के अंदर. सो वो कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स में ट्रेड करते हैं. वो कहाँ कहाँ ट्रेड करते हैं, बेसिक डिटेलिंग, उनका वर्क फ्लो क्या रहता है, व्हाट आर देयर ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनको क्या क्या मेंटेन करना पड़ता है, कस्टमर इंटरेक्शन, बिजनेस डेवलपमेंट एक्सेट्रा. तो वो सब चीज़ें आप डाल सकते हैं यहाँ पे. प्रोवाइडेड मेक श्योर करें जो भी आप यहाँ पर डाल रहे हैं you are able to explain it to the interviewer in case if they ask you tell us about your work or anything, because अगर आप वहाँ गलती करेंगे then again the chances of your visa rejections are high. So make sure करें कि आप जो भी डिटेल डाल रहे हैं परफेक्ट डालें, सही से डालें, जो आप करते हैं एग्जैक्टली वो डालें, और जो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से वो डालें. तो ये जो भी आप DS 160 में फिल कर रहे हैं, that is basically getting vetted and screened with whatever background checks the embassy has. So please information correct डालें, जैसी है वैसी डालें, जो सत्य है, जो ट्रुथ है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करें. सो वो लोग जज कर पाएँ कि आप कहीं इलीगली वहाँ पे इमिग्रेट तो नहीं हो जाएंगे, या आपकी इंटेंशन सही है या नहीं है. सो मेक श्योर करें कि DS 160 ऐसा एक फॉर्म है जिसे आप जब फिल कर रहे हैं तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो बेस्ट टू योर नॉलेज सोच समझ के उसे फिल करें और अच्छे से फिल करें. तो यहाँ पर अपनी ड्यूटीज़ एक्सप्लेन करें वॉट एवर इट इज़. अगर आपको लगता है थोड़ा सा बड़ा करके बताना है तो बड़ा करके बताइए, छोटा बताना छोटा बताइए, बट कीप इट what you exactly do, which you can explain if somebody asks you about it.
थिंक इट दैट वे। ओके, आगे मूव करते हैं। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। वर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड समवेयर बिफोर दिस जॉब, जो आपने लास्ट डाली है। अगर येस तो लेट्स से आपने जॉब चेंज करी है, मान लीजिए लास्ट 8 years में 3 times। सो 2 साल आपने फर्स्ट जॉब करी, 2 साल आपने सेकंड जॉब करी, एंड दिस इज़ द थर्ड जॉब विच इज़ गोइंग ऑन। तो आप यहाँ पे येस करें। येस करके ये आपसे डिटेल्स मांगेंगे उस प्रीवियसली एम्प्लॉयड जगह के बारे में। वो डिटेल्स जो हैं वो आप इनको प्रोवाइड करें। ठीक है, देखिए एम्प्लॉयर नेम आ गया, जॉब टाइटल आ गया है, सुपरवाइजर नेम, सरनेम एटसेट्रा, जो भी डिटेल्स है वो सब प्रोवाइड करें। नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक करें। Now the second question comes is, have you attended any educational institution at a secondary level or above? जिन लोगों को educational level secondary का नहीं पता है, which is basically अगर आपने 10th करी है और या उससे ऊपर करा है तो आप उसकी डिटेल्स में येस करेंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूँ रविशंकर ने करा है तो मैं येस यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। प्लस इन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन कर रखा है, यू मस्ट आंसर येस टू दिस क्वेश्चन इफ़ यू एवर अटेंडेड फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम a high school, secondary school or its equivalent in your country, or college, university, graduate school, a doctoral program or a vocational program. Name of the institute, I would simply recommend here without making it complicated. आप बेसिकली यहाँ पे अपनी जो हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन है वो डाल सकते हैं। सो लेट्स से अब अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपकी जो लास्ट डिग्री है, वेदर इट इज़ एमडी या एमबीबीएस जो भी है, तो आप वो डालें। यू डोंट नीड टू पुट ऑल द डिटेल्स कि आपने 10th कब करी थी, 12th कब करी थी, एंड उसके बाद कॉलेजिंग क्या रहा था, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन क्या रहा था, फिर पीएचडी क्या रहा था। यूजुअली पीएचडी इज़ इनफ, बट अगर आपको लगता है कि नो, इट वर्क्स इन योर एडवांटेज टू पुट मोर ऑफ योर डिटेल्स बाय प्रोवाइडिंग फ्रॉम ऑल व्हाट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट यू हैव वर्कड फ्रॉम एंड यू फील लाइक डूइंग इट, 10th एंड 12th इज़ नॉट वेरी मच नेसेसरी, फिर आप कॉलेज की डिटेल्स डाल सकते हैं यहाँ पे। नहीं तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिवर्स, कि सबसे लास्ट में आपने क्या किया, फिर उसके पीछे आपने क्या किया, फिर उसके पीछे आपने क्या किया, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ऐड अनदर करके कब से कब तक स्टडी किया, क्या स्टडी किया, क्या उनका जिप कोड है, ये अटेंडेंस, ये सब डाल सकते हैं। इन दिस केस यस है तो मैंने नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट ले लीजिए। स्ट्रीट नेम के अंदर दिल्ली, दिल्ली, सिटी दिल्ली, स्टेट दिल्ली, पोस्टल कोड 11101, India, course of study, let's say BBA, date of attendance 1 Jan Feb 1999। तो ये हमने अटेंड करा है, ये हमने डिटेल्स डाल दी है हमारी ग्रेजुएशन की। अब हम आगे मूव करते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट पेज आ गया है। इसमें हमसे एडिशनल वर्क और एजुकेशन और ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। Do you belong to a clan or a tribe? If the answer is yes, then yes details. If no, then no. Ravi Shankar doesn't belong to a clan or a tribe, so the answer is no. And language names, so whatever languages you know, put the language first which you know the best. अगर आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी डालें, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश डालें। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए रविशंकर को इंग्लिश आती है तो इंग्लिश डाल दिया, फिर ऐड अनदर लैंग्वेज में हिंदी डाल दिया, फिर ऐड अनदर लैंग्वेज में मराठी डाल दिया। ठीक है, सो वट एवर द लैंग्वेजेस यू नो, यू कैन जस्ट सिंपली पुट इट अक्रॉस हियर। हैव यू ट्रैवल टू एनी कंट्रीज रीजन विद इन द लास्ट 5 years? अगर आपने ट्रैवल करा है, आप ट्रैवल करते रहते हैं तो येस डालें। जैसे अगर मैं यहाँ पे रविशंकर के लिए येस डाल देता हूँ। यूजुअली हैविंग सम काइंड ऑफ ट्रैवल हिस्ट्री इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड गुड वाइल ट्रैवलिंग टू द यूएसए, बिकॉज इट गिव्स देम एन आइडिया लाइक आप ट्रैवल करते रहते हैं। अच्छी बात है, नहीं भी कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगेन इट्स अ ब्रेक और मेक सिनेरियो। इंटेंशन जस्टिफाई होनी चाहिए। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग द इंटेंट नीड्स टू गेट जस्टिफाइड व्हेन एवर यू आर अप्लाइंग फॉर अ वीज़ा। अब आप एज ए टूरिस्ट ट्रैवल कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, ठीक है, हो सकता है आपका पहला ट्रैवल ही यूएस हो, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन हियर, कि आप यूएस ट्रैवल करना चाहते हैं, आप इंडिया में रहते हैं और आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं, आप एक सिंगल हैं और आप ट्रैवल करना चाहते हैं। द आइडिया इज़ प्रिटी सिंपल कि आप इतनी दूर क्यों ट्रैवल करना चाहेंगे। मतलब अगर आपको ट्रैवल करने का शौक है एज ए टूरिस्ट, आपके आजू बाजू में बहुत सारी कंट्रीज़ है, आप वहाँ भी ट्रैवल कर सकते हैं। बट आप यूएस ट्रैवल करना चाह रहे हैं विदाउट हैविंग एनी ट्रैवल हिस्ट्री,
प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। इफ़ यू हैव अ वेरी क्लियर इंटेंट कि आप किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जा रहे हैं, किसी बिजनेस मीट के लिए जा रहे हैं, किसी मेडिकल पर्पस के लिए जा रहे हैं या अपने रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं, तो इंटेंट इज वेरी क्लियर। बट अगर इंटेंट क्लियर नहीं है तो अगेन इट्स अ प्रॉब्लम। बी very clear. The moment you show any sign of confusion in your DS 160 in culmination with your interview, the rejection chances gets higher. As simple as that. So मैं मान लेता हूँ मैंने यहाँ से ट्रैवल किया है, फिर मैंने दूसरी कंट्री डाल दी। अगेन कोशिश करें रिवर्स क्रोनोलॉजी में मेंशन करने का, जो आपने सबसे लास्ट में ट्रैवल करी है रिसेंट टाइम्स में उसको सबसे पहले डाल दें। नॉट नेसेसरी, आप किसी भी ऑर्डर में डाल सकते हैं, बट जस्ट टू मेक इट क्लियर योर स्टैम्प वाइज, वीज़ा वाइज, ट्रैवल वाइज, मैं ये प्रेफर करता हूँ कि ये ऑर्गेनाइज वे में आपकी जो भी ट्रैवल हिस्ट्री है, मान लीजिए उसके पहले आपने ट्रैवल किया था सिंगापुर, तो आप सिंगापुर डाल दीजिए। इसी तरीके से आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो आप फिल कर सकते हैं। हैव यू बिलोंग टू और कंट्रीब्यूटेड टू और वर्क फॉर एनी प्रोफेशनल, सोशल और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, अगर आपने करा है कभी तो प्लीज़ येस करके उनकी डिटेल्स फिल करें, नहीं करा है तो नो फिल कर दें, एज सिंपल एज दैट। Do you have any specialized training such as firearms, explosive, nuclear, biological or chemical experience? Well, that would be really interesting if you have those skills. बट अगर नहीं है, जो कि जनरली नहीं होती हैं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ सिखाया नहीं जाता है जनरली, ऐसे कोई आर्मी की ट्रेनिंग भी कंपलसरी नहीं है इंडिया में, तो द आंसर इज़ नो फॉर रवि। एंड नहीं, यहाँ पे कोई चैरिटी में वो पैसे वैसे नहीं देते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से भी बिलोंग नहीं करते हैं। हैव यू एवर सर्व्ड इन द मिलिट्री? द आंसर फॉर रवि इज़ नो, सो इट्स गोना बी नो अनलेस आपने मिलिट्री में काम किया है। हैव यू एवर सर्व्ड इन बीन और been involved with paramilitary unit, vigilant unit, rebel group, guerrilla group or insurgent organization? The answer is usually no, so I'm just gonna fill no. Moving on to the next, security and background. जब हमने वर्क, एजुकेशन और ट्रेनिंग के पार्ट्स को फिल कर दिया है, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड। इट इज़ वेरी सिंपल टू फिल इन द डिटेल्स। आप चेक कर सकते हैं, जैसे पार्ट 1 के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कम्युनिकेबल डिजीज़ है, येस तो येस, नो तो नो। डू यू हैव एनी मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर दैट पोजेस और थ्रेट? द आंसर इज़ नो। आर यू और हैव यू एवर बीन अ ड्रग अब्यूजर और अडिक्ट? नो। सी, आई एम ऑल टेकिंग नॉर्मल सिनेरियोज इन द कंसिडरेशन। अगर आपका कोई स्पेसिफिक केस है जो कि बहुत एक्सेप्शन में होता है, तो अगर वो है तो आप उसके हिसाब से डिटेल्स प्रोवाइड करें, एंड अदरवाइज you fill the details whatever suits best to your own case. Have you ever been arrested or convicted? No. Have you ever violated or engaged in a conspiracy? No. Are you coming to United States to engage in prostitution? No. Have you ever been involved or do you seek engage in money laundering? No. Have you ever been committed or conspired to commit a human trafficking offense in United States? No. Have you ever knowingly aided, abetted, assisted, colluded? No. Are you this person? Answer is no. I'm not going to read that much. You can read it all. I know the answer is no, so I'm filling no basically. So now हम security and background के part 3 पे आ गए. Again the answers are no, 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 no. सबका आंसर यूजुअली नो है। फोर्थ पार्ट के अंदर हैव यू एवर बीन सॉट और असिस्ट अदर्स टू ऑब्टेन अ वीज़ा एंटर यूनाइटेड स्टेट्स? फ्रॉड? नो, नो। प्लीज़ हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। यूजुअली आंसर्स नो होते हैं, बट आपके केस में अगर एक्सेप्शन है तो पढ़ के उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करें। हैव यू एवर विथहेल्ड कस्टडी ऑफ ए यूएस सिटीजन? नो। हैव यू voted in the United States in violation of any law or regulation? No. Have you ever renounced United States citizenship for the purpose of avoiding taxation? Now we're going to review our answers. When we click on review, basically everything is saved here. ठीक है? And we're going to start reviewing from the start. मैं आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से बता दूं, फ़ोटो की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। वो जब आप अपने बायोमेट्रिक के लिए जाएंगे वहाँ पे आपकी फ़ोटो क्लिक कर ली जाएगी। बायोमेट्रिक का जो भी पार्ट रहेगा वो मैं आपको अलग से अलग के दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रिंट का। इस प्रिंट में जाके ना आप ये पेजेस सेव कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो सेक्शन है, ये पर्टिकुलर सेक्शन जहाँ पे पर्सनल एड्रेस, फ़ोन एंड पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, ये सब सेव हो जाएगा। अगर आप सेव करना चाहें, सेव एज PDF करके सेव कर सकते हैं।
अब यहाँ पे आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन में अगर करेक्शन करना है तो आप करेक्शन कर सकते हैं एडिट पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाके। अगर नहीं करना है तो हम जैसे कि यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं ट्रैवल में, हम हमारी इन्फॉर्मेशन को रिव्यू कर लेंगे। अगेन इफ़ यू वांट टू सेव, प्रिंट करके आप सेव कर सकते हैं अगर आपको सेव करनी है तो। नहीं करनी है तो अगेन आप आगे बढ़ सकते हैं। इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। आई बिलीव यूएस वीज़ा फॉर्म इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट फॉर्म्स टू फिल। बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है आपसे। इनफैक्ट मुझे लगता है कोई भी वीज़ा फॉर्म जो होता है ना वो डिफ़िकल्ट नहीं होता है। हम हमारे दिमाग में एजेंट्स के साथ सोच के या लोग आपको मिस इन्फॉर्मेशन दे के आपके लिए डिफ़िकल्ट बनाते हैं। वीज़ा फॉर्म्स आर नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। आप अपनी इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं इन अ सिस्टमेटिक मैनर, दैट्स इट। यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल्स है यूएस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की जो हमने डाली थी वो आ गई। फैमिली इन्फॉर्मेशन जो थी वो आ गई यहाँ पे। यहाँ पे जो बिज़नेस था उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई है एंड ब्रीफली एक्सप्लेन ड्यूटीज़ एंड एनीथिंग। सो बेसिकली यहाँ हमें एक मौका मिलता है हर चीज़ को फिर से एक बार रिव्यू करने का। ठीक है। आपने स्कूल क्या अटेंड करी वो डिटेल्स आ गई हैं। आपको लैंग्वेजेस क्या आती हैं, आपने कहाँ ट्रैवल कर रखा है। फिर आपके सिक्योरिटी क्वेश्चंस की चेकिंग शुरू हो जाएगी जो हमने 5 पार्ट्स डिस्कस किए थे ना, 4 और 5 पार्ट्स विच वर देयर, जिसमें हमने सब में नो 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 इन्फॉर्मेशन फिल करी थी बिकॉज दैट्स व्हाट मोस्टली एप्लीकेबल होती है। तो हमने नो डाल दी। हम इसके बाद नेक्स्ट करके लोकेशन पे जाएंगे। मुंबई है। ठीक है। अगर आप अभी भी एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आगे बढ़ते हैं। साइन एंड सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है। अब आपने ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रीड कर ली है। डिड एनी वन असिस्ट यू इन फाइल फिलिंग आउट दिस एप्लीकेशन। अब यूजुअली क्या होता है ना, एजेंट्स जब भी भर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, हियर इज़ द कैच। अगर वो कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं, पहले तो वो ऑथराइज्ड है नहीं कहीं से भी भरने के लिए। अब अगर वो भर रहे हैं और वो कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और यहाँ पे वो ऑब्वियसली यही लिखेंगे कि डिड एनीवन असिस्ट यू इन फिलिंग आउट दिस एप्लीकेशन, तो वो भरेंगे नो। तो मतलब आपने ये इन्फॉर्मेशन दी है और आपने अपने बारे में ही गलत इन्फॉर्मेशन दी है। तो वो गलती बिल्कुल ना करें। मेक श्योर करें कि यहाँ पे अभी जैसे ये रविशंकर का फॉर्म है, रविशंकर ने भरा है तो नो, nobody has assisted रविशंकर। in case of a child, parents obviously are gonna fill the form। तो जहाँ पे पेरेंट्स फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ पे यस किसने असिस्ट किया है वो आएगा, हम यस पे क्लिक करेंगे। तो मान लीजिए अगर रविशंकर फॉर एग्जांपल किड हैं, उनकी एज नहीं है, लीगल एज जो भी होती है वो नहीं है, तो वो डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। सरनेम आ जाएगा, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, गिवन नेम आ जाएगा, उनका एड्रेस आ जाएगा। जैसे मान लीजिए उनके फादर ने भरा रिलेशनशिप टू यू, अगेन द सेम थिंग्स गेट एप्लीकेबल। अगर मान लीजिए रविशंकर की डॉटर ने ये फॉर्म भरा है रविशंकर के लिए, तो रिलेशनशिप टू रविशंकर क्या है, डॉटर, और हम उनकी यहाँ पे डिटेल्स डाल रहे हैं। अगर उनकी स्पॉज ने भरा है तो रिलेशनशिप टू रविशंकर क्या रहेगा, स्पॉज। उस तरीके से यहाँ पे ये डिटेल्स बिल्कुल सिंपली डाली जाएंगी। रिलेशनशिप क्या है उस पर्सन के साथ में जिसका आपने ये फॉर्म भरा है, रिलेशनशिप टू यू। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लियर हैं। अगेन एड्रेस डिटेल्स, क्योंकि रविशंकर का फॉर्म रविशंकर ने भरा है, नो हम करेंगे सिंपली। एंटर योर पासपोर्ट एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर। हमारा जो पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर हमने सेव किया था स्टार्टिंग के अंदर, अगर आप लोगों को याद हो तो Y123456, एंटर द कोड हैज शोन 9880। साइन एंड सबमिट पे हम क्लिक कर देंगे। सो बेसिकली अब हमने साइन कर दिया है, हमने डिटेल्स डाल दी हैं, अब हम इंफॉर्मेशन में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे कॉन्फर्मेशन पेज पे। नाउ आप लोगों को मेक श्योर करना है इस पेज में आप बिल्कुल भी जल्दी ना करें। आई एम बीइंग वेरी क्लियर हियर। मैं स्क्रीन पे भी एक क्वेश्चन अलर्ट डाल दूंगा। ये जो पेज है यहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन एक बार देख लें, आपने क्या चीज़ अप्लाई करी है, कंप्लीटेड कौन सी डेट पे हुआ है। यहाँ पे आपने अपना एप्लीकेशन नंबर चेक कर लेना है। ये जो डिटेल्स है ना यहाँ पे, दिस इज़ DS-160 कंफर्मेशन पेज एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। जो 3 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें लेके जाने ही जाने हैं, चाहे बायोमेट्रिक हो, चाहे OFC विच इज़ OFC और बायोमेट्रिक, और कॉन्सुलर पोस्ट विच इज़ कॉन्सुलर पोस्ट और इंटरव्यू, तो हमें
बेसिकली बायोमेट्रिक्स और इंटरव्यू के लिए नॉर्मल लैंग्वेज में ये 3 डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, जिसमें एक है DS-160 कंफर्मेशन पेज, जो कि ये है, ये आपके पास होना चाहिए। इसका प्रिंट या इसका जो भी ईमेल है वो कंफर्मेशन अभी लेके रख लेना है। मैं आपको बताऊंगा, अभी किसी भी टैब पे क्लिक मत करिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? आप पहले बात सुनिए, ठीक है? ये DS-160 है, एक आपका है पासपोर्ट, एक है आपका अपॉइंटमेंट का कंफर्मेशन लेटर। ये 3 डॉक्यूमेंट्स ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंडेटरी हैं। इनमें से अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिस होता है, आपको अपॉइंटमेंट वापस से लेना पड़ेगा, फॉर्म वापस से भरना पड़ सकता है, ठीक है? बट बिफोर वी प्रोसीड, या हम आगे बढ़ें ईमेल कंफर्मेशन सेंड करने के लिए या प्रिंट कंफर्मेशन सेंड करने के लिए, मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट एप्लीकेशन कर लें। रीज़न इज़ क्योंकि आप जब ईमेल कॉन्फर्मेशन पे एक बार क्लिक कर देंगे या प्रिंट कॉन्फर्मेशन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद ये प्रिंट एप्लीकेशन का जो टैब है ये ग्रे आउट हो जाएगा, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और आप अपनी एप्लीकेशन जो आपने अभी तक भरी है, जो डिटेल्स आपने फिल करी है, वो आप वापस से चेक नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको चेक करनी भी होगी तो फिर आपको ध्यान करना पड़ेगा, आपने जो पीछे पहले सेव की थी ना इन्फॉर्मेशन ड्राफ्ट में, उससे चेक करना पड़ेगा, बट फाइनल इन्फॉर्मेशन आप चेक नहीं कर पाओगे। सो द गुड आइडिया इज कि सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप व्हेन यू आर ऑन दिस पेज, आप सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? इन केस कुछ भी गलत हो जाता है तो आपके पास एटलीस्ट आपके वीज़ा कंफर्मेशन पेज का स्क्रीनशॉट है, जिसके अंदर DS-160 का आपके पास में कुछ भी गलत हो जाता है तो आपके पास DS-160 का स्क्रीनशॉट है। ओके, सो हमने सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके अंदर ये बार कोड है बेसिकली विच इज़ इम्पॉर्टेंट। अब इसके बाद में हम प्रिंट एप्लीकेशन करते हैं, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे वो क्लियरली बता रहे हैं व्हेन यू कम फॉर योर इंटरव्यू वी ओनली नीड योर प्रिंटेड कंफर्मेशन पेज। एप्लीकेशन पेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, या आपकी एप्लीकेशन जो आपने भरी है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो लेके ना जाए। प्रिंट एप्लीकेशन पे हमने क्लिक किया, ये सारी हमारी जो हमने इन्फॉर्मेशन फिल करी थी ये सारी एक साथ एक जगह पे आ गई है, इसे हम सेव कर देंगे। दिस इज समथिंग विच यू गाइज नो। उसके बाद में हम वापस से आते हैं, यहाँ आने के बाद में कंफर्मेशन पेज पे अब हम या तो ईमेल करेंगे या प्रिंट कॉन्फर्मेशन करेंगे। हम सबसे पहले प्रिंट कॉन्फर्मेशन कर लेते हैं। ये हमारा कॉन्फर्मेशन पेज है, DS-160 कन्फर्मेशन पेज दैट हमने ये एप्लीकेशन सबमिट करी है। दिस बार कोड इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। इसका प्रिंट या इसका जो भी आपको करना है अभी लेके कंप्यूटर में रिकॉर्ड सेव कर लें, बिल्कुल भी गलती ना करें, इसकी वजह से कई जनों को नुकसान होता है। इंटरव्यू की डेट सेट हो जाती है, DS-160 का पेज डाउनलोड करने जाते हैं, कंफर्मेशन का डाउनलोड होता नहीं है, देन दे हैव टू रीफिल एंड डू द होल प्रोसेस अगेन, जहाँ पे वो DS-160 भरते हैं, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेते हैं, पैसा भरते हैं, वेट करते हैं इंटरव्यू डेट का, और फिर कुछ भी नहीं होता है। सो मेक श्योर आप इसका अगेन कॉपी ले लें और उसको संभाल के रखें। नाउ इफ़ यू वांट ईमेल कंफर्मेशन पे भी क्लिक करके छोड़ दें, क्योंकि क्या है ना, इसका एक बैकअप आपके पास ईमेल पे रहे तो वो भी बेटर है। वो होता है ना कि किसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ का बैकअप एक या दो जगह पे, तीन जगह पे हो तो इट्स ग्रेट। डू यू वांट टू सेंड योर कंफर्मेशन टू एन एडिशनल ईमेल एड्रेस? इफ़ यू वांट तो वो आप यहाँ पे यस करके एंटर कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, अगर इफ नहीं चाहिए तो नो करके सेंड कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द होल प्रोसेस इज ऑफ DS-160 फॉर्म। सो गाइज, जो अभी हमने ये फॉर्म भरा है ये एक बहुत ही जनरल तरीके से भरा गया फॉर्म है। देयर कुड बी सर्टेन डिटेल्स विच आर स्पेसिफिक टू योर केस एंड योर कंडीशन और सिचुएशन, तो वो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। इफ़ आई फील कि उस पर एक वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो मैं वीडियो बना के आपको आंसर कर दूंगा, अगर नहीं लगता है तो आई विल कंपाइल ऑल द क्वेश्चंस टुगेदर और उसको मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा अगेन इन द वीडियो फॉर्म इफ़ पॉसिबल, नहीं तो कमेंट के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? दूसरा पॉइंट जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ, देखिए आप DS-160 जब भी भरते हैं ना, पहले इस वीडियो को देखें। इस वीडियो के हिसाब से आपको जो जो इन्फॉर्मेशन लगता है कि कलेक्ट करने की ज़रूरत है उसे एक जगह पर कंपाइल कर लें। या फादर मदर का डेट ऑफ बर्थ इन्फॉर्मेशन, सिबलिंग्स का इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए, कहाँ जा रहे हैं, क्या एड्रेस है, किधर रहने वाले हैं, कहाँ रुकने वाले हैं, क्या आपका पासपोर्ट नंबर है, सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह गैदर कर लें। बिकॉज वंस यू सिट डाउन टू फिल दिस फॉर्म,
और अगर उस टाइम आप ये सब इन्फॉर्मेशन ढूंढने जाएंगे ना, एक तो आपका टाइम बहुत ख़राब होगा, स्ट्रेच हो जाएगा। सेकेंडली क्या होता है कि अगर आप एक गो में फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं या समय ले रहे हैं फॉर्म को भरने में, तो आपका सेशन लॉग आउट हो जाता है। इन मेरे केस में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ था, बट मान लीजिए अगर वो लॉग आउट हो गया, तो फिर आपको वापस से रीलॉग इन करना पड़ेगा, रिट्रीव एप्लीकेशन करना पड़ेगा, एंड दैट्स अ प्रोसेस। सो डोंट गेट इनटू दैट। मतलब अगर आप सिंपल वे में चाहते हैं तो पहले ये पूरी इन्फॉर्मेशन देख लें, अपने हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन जितनी बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी कलेक्ट कर सकते हैं एक जगह पे, वो कलेक्ट करने की कोशिश करें। और वंस दैट गेट्स कलेक्टेड, उसके बाद में आप ये फॉर्म जो है फिल करना शुरू करें। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको मेरा वीडियो देख के कुछ क्लैरिटी मिली है, कुछ चीज़ें समझ में आई है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर इनफैक्ट दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड, फैमिली एंड रिलेटिव्स, जिनको ये देख के किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़ना पड़े। ठीक है, एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज आई विल कीप पोस्टिंग द वीडियोज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड देयर वीज़ा प्रोसेसेस एंड मैनी अदर इंफॉर्मेशन. So stay tuned in on Visa and Voyage, and I look forward to seeing you again. Until then, bye bye.